हेलो दोस्तों। हिंदी ऑडियो कहानियों की रोमांचक दुनिया में आपका स्वागत है। ये जेम्स हेडली चेइस के रहस्य और रोमांचकारी नोवेल मौत आई हीरे लाई के हिंदी ऑडियो का पहला भाग है। जल्दी ही और भाग भी आएंगे। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगा। टेलीफोन की तीखी आवाज ने मुझे झकझोर कर जगा दिया। पलंग के सिरहाने रखी घड़ी पर मैंने नजर डाली। 1:30 हुए थे। मैं तेजी से उठ खड़ा हुआ और फोन की ओर लपका। मैंने अतीत में गुजारे हुए वर्ष जो इस आवाज के साथ जुड़े थे मेरी नजरों के सामने घूम गए। मैं इस आवाज को कहीं भी कभी भी पहचान सकता था। ओ, कर्नल उल्सन, तुम ठीक पहचाने। अच्छा बताओ तुम कैसे हो। मैं एकदम दुरुस्त हूं। आप कैसे हैं सर? यार ये सरवर हटाओ। अब हम आर्मी में नहीं है, समझे? खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इतनी खोजबीन के बाद आखिर तुम मिल ही गए। बातचीत करते हुए मेरे मस्तिष्क में विचारों के तार जुड़ने लगे। कर्नल बर्नी ओल्सन, यह वही व्यक्ति था जो वियतनाम में एक बम वर्षक विमान का कुशल पायलट था। वह मेरे बॉस भी था। मैंने 3 वर्ष तक उसके साथ एक चीफ मैकेनिक की हैसियत से कार्य किया था। सचमुच कमाल का पायलट था। ओल्सन धूप, वर्षा और मौसम के कैसे भी तीखे तेवर की परवाह न करते हुए उसने वियतनामियों का सफाया किया था। जांघ में गोली लग जाने के कारण उसे मजबूर होकर अपनी गतिविधियां रोक देनी पड़ी। जब हम बिछुड़े, वह घड़ी मेरी जिंदगी की सबसे मनहूस घड़ी थी। अब 13 महीने बाद वही व्यक्ति मुझसे बातचीत कर रहा था। सुनो जैक, वह कह रहा था, मैं जरा जल्दी में हूं और पेरिस जा रहा हूं। सुनो, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें एक बढ़िया काम दिला सकता हूं। अगर मैं कहूं मैं क्षमा चाहता हूं तो तुम क्या कहोगे? ठीक है, सोच लो। काम की कीमत $15,000 होगी। मैं तुम्हारे लिए एक हवाई जहाज का टिकट और खर्चे के लिए कुछ रुपये भेज रहा हूं। इस समय मैं पैराडाइज सिटी से बोल रहा हूं, जो मियामी से 70 मील की दूरी पर है। खैर, मिलने पर सारी बातें होंगी। उस चतुर और सुलझे हुए व्यक्ति की आवाज में छुपा हुआ कंपन मुझे आश्चर्य में डाल गया। क्या कहा तुमने कर्नल? $15,000? बिल्कुल ठीक, मुझे मंजूर है। अच्छा, मैं तुमसे फिर बात करूंगा जैक। हाँ, एक बात समझ लो, काम जरा कठिन है। ओके। इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूं और टेलीफोन बंद हो गया। मैंने रिसीवर रखा और छत की दीवार को घूरते हुए विचारों में डूब गया। 6 माह पूर्व में फौज की नौकरी से मुक्त होकर घर लौट आया था। इस छोटे से शहर में रहते हुए मैं लड़कियों पर, शराब पर और बेकार इधर उधर घूमते हुए पैसा और वक्त बर्बाद कर रहा था। मेरे डैड, जो एक स्थानीय बैंक चला रहे थे, मेरे लिए बहुत चिंतित थे। वह अपनी बचत के पैसे से मेरे लिए गैराज खरीदना चाहते थे, किंतु मैं तो कोई बड़ा हाथ मारना चाहता था। मैं अपनी वर्तमान जिंदगी से ऊब चुका था। इस शहर से भी मैं तंग आ चुका था। यहां से कहीं दूर मैं कोई ऐसा काम करना चाहता था जिसमें मुझे ढेर सारा पैसा मिले। अब यह एक स्वर्ण अवसर था पैसा बटोरने का। न जाने कहां से कर्नल आ टपका था। उसके वे शब्द बार बार मस्तिष्क में गूंज रहे थे, $15,000, $15,000। उत्साह की एक तेज लहर मेरे शरीर में दौड़ी और मैं खुशी से भर उठा। मैंने डैड को यह बात नहीं बताई, किंतु वह समझ गए कि मेरी खुशी के पीछे अवश्य कोई शुभ सूचना है। उन्होंने मेरे लिए एक स्वादिष्ट मांस की स्लाइस तैयार कर रखे थे। जब मैं वियतनाम में था, तब मेरी मां की मृत्यु हो गई थी। अब वही मेरी देखभाल करते थे। कोई खुशखबरी है जैक? उन्होंने पूछा। हाँ, मेरा एक मित्र मुझे पैराडाइज सिटी बुला रहा है। वहां काम मिल जाएगा। पैराडाइज सिटी? हाँ, मियामी के पास। उन्होंने प्लेट में स्लाइस रख दिए थे। हम अपनी अपनी प्लेट उठाए दूसरे कमरे में चले आए। उन्होंने कहा, जैक, जॉनसन अपनी गैराज बेचना चाहता है। ये तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूं। मैंने उनकी तरफ गौर से देखा। बेचारे एकाकी वृद्ध यहां मुझे बांधना चाहते हैं, किंतु मुझे ऐसी जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। डैड, मैं देखना चाहता हूं मेरा दोस्त मेरे लिए क्या करता है। उन्होंने गर्दन हिलाकर अपनी स्वीकृति दी और वापस बैंक चले गए। मेरा दिमाग फिर दौड़ने लगा। $15,000। ठीक है, काम कठिन होगा, पर इतना पैसा मिलने पर कोई भी काम मुश्किल नहीं। मैं आराम से लेटा हुआ था। मुझे पिछली बातें याद आने लगी। मैं 21 वर्ष का हूं और मेरे पास एरो इंजीनियरिंग की डिग्री भी है। हवाई जहाज के सारे कलपुर्जों की मुझे अच्छे जानकारी है। सेना में जाने से पूर्व मैं सुप्रसिद्ध फर्म लॉकहीड में बहुत अच्छी तनख्वाह पर काम कर चुका था।
कर्नल ओल्सन के साथ भी मैंने 3 वर्ष कार्य किया और अब मैं इस छोटे से नगर में रह रहा था। मैं जानता था कि देर सवेर मुझे अपना करियर चुनना ही होगा। फौज की जिंदगी मुझे रास आई थी। अच्छा पैसा, अच्छी लड़कियां और अनुशासन में बंधी जिंदगी पर $15,000। यह तो मेरी आशा से बहुत अधिक था। इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। मैंने एक सिगरेट सुलगा ली और धीरे धीरे कश लेने लगा। 2 दिन गुजर गए। तीसरे सुबह मेरी आंखें खुली हुई थीं कि मेरे डैड ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने मुझे एक बड़ा और भारी लिफाफा लाकर दिया। मेरा सर भारी था और मुंह का स्वाद बिगड़ा हुआ था। रात मेरे साथ सूजी डोसान थी। हम दोनों ने डटकर शराब पी थी। कुछ देर बाद हम अपनी सुध-बुद्ध खो बैठे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने किसी तरह उसे घर पहुंचाया और स्वयं भी पहुंचा। उस समय 3 बज चुके थे। नशे का असर अभी भी बाकी था। मुझे अपने डैड की दो दो आकृतियां दिखाई दे रही थी। वह मुझे बहुत लंबे, बहुत पतले और थके थके नजर आए। मैंने अपनी आंखें मलीं और एक तरह से जबरदस्ती अपने शरीर को उठाकर बैठाया। मैंने उनके हाथ से लिफाफा लेते हुए गुड मॉर्निंग कहा और उनका शुक्रिया अदा किया। जब वह मेरे कमरे से बाहर चले गए तो मैंने लिफाफा खोला। लिफाफे के अंदर पैराडाइज सिटी के लिए प्लेन का फर्स्ट क्लास का टिकट और $500 के नोट रखे थे। तभी मेरी नजर उस स्लिप पर पड़ी जिस पर लिखा था, मैं तुमको प्लेन पर मिलूंगा। $15,000। ओ वंडरफुल। तबीयत भारी होने के बावजूद यह सब देखकर मैं प्रसन्नता से गुनगुनाने लगा। पैराडाइज सिटी के एयरपोर्ट की लॉबी में दूर से मैंने उसे पहचान लिया। उसका लंबा छरहरा शरीर वैसा ही था, किंतु फिर भी पहले से काफी परिवर्तन आ गया था। मुझे देखते ही वह मुस्कुराने लगा। मुझे लगा उस मुस्कान में न वह पहले जैसी मैत्री ही थी, ना ही गर्मजोशी। जो था वह मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। बहरहाल मुस्कान तो मुस्कान है। मैं आगे बढ़ा। हेलो जैक। हमने हाथ मिलाए। उसका हाथ गर्म था और पसीने से भीगा हुआ था। मैंने अपनी पैंट के पिछले भाग से अपना हाथ पोंछा। हेलो कर्नल, हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। जैक, कर्नल शब्द हटा दो और मुझे सिर्फ बन्नी कहकर बुलाओ। उसकी भूरी आंखें मेरा निरीक्षण कर रही थीं। आओ, यहां से बाहर चले, उसने पुनः कहा। हमने भीड़ भरी लॉबी पार की। बाहर तेज धूप थी। चलते चलते मैंने उसे गौर से देखा। उसकी पोशाक और सैंडल काफी कीमती थे। दूसरी ओर मेरा सूट और जूते पुराने और घिसे हुए थे। शेड में एक ई टाइप जैक खड़ी थी। वह उसमें जाकर बैठ गया। मैंने भी अपना बैग पिछली सीट पर डाला और उसकी बगल में जाकर बैठ गया। यह तुम्हारी कार है? नहीं, यह मेरे बॉस की है, कहते हुए उसने कार हाईवे पर दौड़ा दी। 10 बज चुके थे। हाईवे पर ट्रैफिक अधिक नहीं था। संतरे की पेटियों से लदे हुए ट्रक को आगे बढ़ने का मार्ग देते हुए उसने मुझसे पूछा, पिछले दिनों तुम क्या करते रहे? कुछ नहीं, बस अपनी डैड के साथ रहते हुए वक्त और पैसे की बर्बादी की। तुमने मुझे ठीक समय पर पकड़ लिया। अगले हफ्ते मैं स्वयं लॉकहीड वालों को पत्र लिखने वाला था कि मेरे योग्य कोई काम हो तो मुझे बताएं। उसने कार को समुद्र की ओर जाने वाली एक धूल भरी सड़क की ओर मोड़ा। थोड़ी देर में हम एक लकड़ी के बने कैफे बार के करीब पहुंच गए। उसने कार रोकी और उसमें से बाहर निकला। आओ, हम यहां बात कर सकते हैं, उसने कहा। मैं खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा। हम एक वरांडे में पहुंचे और वहां पड़ी एक मेज के करीब बैठ गए। मैंने नजर घुमाकर देखा, वहां कोई नहीं था। तभी एक लड़की मुस्कुराती हुई हमारे पास आकर खड़ी हो गई। तुम क्या लोगे? ऑल्सन ने पूछा। एक कोक, मैंने जल्दी से कहा। 2 कोक। यह कर्नल का स्वर था। तुमने पीना छोड़ दिया क्या जैक? नहीं, मैं 6 बजे के बाद पीता हूं। गुड, उसने कहा। कर्नल ने सिगरेट का पैकेट निकाला। हम दोनों सिगरेट पीने लगे। लड़की कोक की 2 बोतलें रखकर चली गई। मेरे पास काफी समय है जैक। मैं तुम्हें तुम्हारे काम के बारे में सारी बातें बता देना चाहता हूं। कर्नल, मैं भी सब कुछ जानने के लिए उत्सुक हूं। $15,000 सचमुच, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं होता। मैं लेन एसेक्स के यहां काम कर रहा हूं, उसने कहा और चुप हो गया। मैं उसे घूरने लगा। लेन एसेक्स? इसके बारे में कौन नहीं जानता? विश्व के हर बड़े शहर में इसके होटल, नाइट क्लब, तेल के कुएं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं और न जाने कितने ही कल कारखानों का मालिक है यह व्यक्ति। यह कुछ बात हुई। तुम्हारा मतलब है कि मुझे लेन एसेक्स के लिए काम करना पड़ेगा? मैंने कहा। हाँ, तुमने ठीक सोचा। अरे वाह,
कमाल है। मैं यह काम अवश्य करूंगा। लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो, यह काम उतना आसान नहीं है। जरा मुझे देखो, मैं सिर्फ 30 वर्ष का हूं और मेरे बाल सफेद हो गए हैं। क्यों? क्योंकि मैं लेन एसेक्स के लिए काम करता हूं। कुछ समझे? मैंने उसे गौर से देखा और 16 महीने पूर्व की उसकी शक्ल सूरत को याद किया। तब से कम 10 वर्ष अधिक का नजर आ रहा था। उसकी चंचल आंखों में परेशानी झलक रही थी। उसके हाथ स्थिर नहीं थे। उंगलियां ग्लास से खेल रही थीं। उसने बेचैनी से पहलू बदला और एक सिगरेट सुलगाई। उसका एक हाथ अपने सफेद होते हुए के बालों पर घूम रहा था। मुझे लगा, सामने जो आदमी बैठा है वह कर्नल ओल्सन नहीं, वरन कोई और है। क्या यह काम सचमुच बहुत मुश्किल है? एसेक्स कहता है, उसने शांतिपूर्वक कहा। वह कहता है, इस संसार में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। उसने कई माह पूर्व एक मीटिंग बुलाई थी। उसमें उसका पूरा स्टाफ इकट्ठा हुआ था। उस मीटिंग में उसने जो कुछ कहा, उसका सार यही था कि अगर किसी को उसके साथ काम करना है तो उसे हमेशा असंभव को संभव मानकर चलना होगा। पैराडाइज सिटी में उसके व्यक्तिगत स्टाफ में करीब 800 स्त्री और पुरुष कार्य कर रहे हैं। इसमें पीआरओ, वकील, अकाउंटेंट और मेरे जैसे दूसरे अनेक पदाधिकारी शामिल हैं। हम सब लोगों को उसका यह स्लोगन कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, स्वीकार करना पड़ा। अच्छा जैक, अब मैं तुम्हारी बात पर आता हूं। एसेक्स ने एक नए हवाई जहाज का ऑर्डर दिया है। यह एक विशेष प्रकार का विमान है। इसमें एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल, 10 स्लीपिंग केबिन, बार, रेस्टोरेंट और बहुत कुछ होगा। लेन एसेक्स का अपना विशेष अपार्टमेंट होगा, जिसमें गोल घूमता हुआ बेड होगा। यह विमान 3 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। विमान का वह रनवे जिस पर मुझे इसे दौड़ाना है, कम लंबा है। अतः इसे मुझे लंबा करना है। जैक, मुझे $85,000 प्रति वर्ष वेतन मिलता है। अपने साथ रनवे की देखभाल के लिए मैं तुम्हें तो रखना चाहता हूं। आज से करीब 3 माह के अंदर यह काम पूरा हो जाना चाहिए। नवंबर की पहली तारीख को हमें विमान मिल जाएगा। मैं तुमको $15,000 दूंगा। संभवतः एक्सेस तुमको रखने को राजी ना हो। खैर, वह मैं देख लूंगा। तुम्हारा काम यह देखना होगा कि रनवे का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है या नहीं। रनवे की कितनी लंबाई बढ़ाई जा रही है? करीब आधा मील। वहां की जमीन कैसी है? एकदम बेहुदा जंगल, चट्टानों और ढलानों से भरी हुई। मैं उसे देखना चाहता हूं। मुझे मालूम था कि तुम यही कहोगे। हमने एक दूसरे की ओर देखा। एकाएक मेरी छठी इंद्रिय जैसे सजग हो गई। मुझे लगा, असल काम यह नहीं, कुछ और है। कर्नल मुझसे कुछ छिपा रहा है। 3 माह पश्चात जब रनवे बनकर तैयार हो जाएगा, तब मैं क्या करूंगा? मैं एसेक्स से बात करूंगा। संभव है तुमको एयरपोर्ट्स सुपरवाइजर का पद मिल जाए। तुम्हारी आय कम से कम $30,000 होगी। मान लो एसेक्स राजी ना हुआ तो? काम 3 महीने में पूरा ना हो सका तब? हम दोनों यहां से निकाल कर बाहर कर दिए जाएंगे। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं एक्सेस की नजरों में चढ़ गया और मुझे यहां काम मिला। ऑल्सन अपने ही सिगरेट के जलते गुल को देख रहा था। अचानक उसने नजर उठाई और मेरी तरफ देखा। आखिर इसमें बुराई क्या है? फिलहाल तुम खाली ही तो बैठे थे। नहीं, मैंने कब कहा बुराई है? हम लोग काफी देर तक मौन बैठे रहे। अंत में उसने कहा, चलो तुमको वह जगह दिखा दूं। मुझे न्यूयॉर्क जाना है, इसलिए मेरे पास समय बहुत कम है। बर्नी, मैं चाहता हूं कि मेरे काम शुरू करने से पहले मेरे बैंक अकाउंट में कुछ रुपया जमा हो जाना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। आओ अब चले। हाईवे पर दौड़ती हुई गाड़ी में बैठा हुआ मैं सोच रहा था, लगता है कहीं कुछ गड़बड़ है। लेकिन गड़बड़ कहाँ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोटे से काम के लिए पैसा भी खूब मिल रहा है। कर्नल एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर मैं पूरा पूरा भरोसा करता हूं। किंतु उस वक्त उसकी ओर से मुझे खतरे का आभास क्यों हो रहा है? मैंने अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश की। लैन एसेक्स एयरपोर्ट नगर से 10 मील दूर था। विशालकाय प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ था, एसेक्स एंटरप्राइजेस। जैसे ही ऑल्सन की गाड़ी वहां पहुंची, गेट पर खड़े दो हरी वर्दीधारी पहरेदारों ने, जिनकी पैंट में रिवॉल्वर लटकी हुई थी, उसे सलाम ठोका। ऑल्सन ने रनवे पर गाड़ी दौड़ा दी। रनवे से 2 मील नीचे की ओर मैंने एक बड़ा सा धूल का बादल देखा। वह गाड़ी को आगे ले गया। देखो जैक, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, मेरा सारा काम उसी ढंग से चल रहा है। तुम्हारा काम इस सारे काम की निगरानी करना होगा। हमारे टीम में करीब 1,700 व्यक्ति काम कर रहे हैं। इनमें अधिकांश काले हैं। वे टेंट में सोते हैं और सुबह
7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की इनकी ड्यूटी है। इसमें 2 घंटे का लंच ब्रेक भी शामिल है। दोपहर को यहां बहुत गर्मी होती है। इन सब का हेड टिम ओ ब्रेन नामक आयरिश व्यक्ति है। अब वह भी तुम्हारे नीचे काम करेगा, पर तुम्हें जरा सावधान रहना होगा, क्योंकि यहां पर सब लोग इस आयरिश को बहुत पसंद करते हैं। मैंने उसकी ओर घूर कर देखा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? जैसा मैं कहूं वही करो। ओ ब्रेन पर नजर रखो। अगर कहीं काम में डील ढाल नजर आए तो उसे बताओ। कोई 6 बजे से पूर्व काम छोड़ कर ना चला जाए। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखो। वह कार से उतरा और धूल के बादल को पार करता आगे बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे हो लिया। मैंने देखा करीब 20 बुलडोजर जमीन को एकसा कर रहे थे। आदमियों की पूरी फौज पसीना बहाते हुए काम से जूझ रही थी। फावड़ों और बिजली की आरियों से सख्त चट्टानों और पेड़ों का सफाया कर रहे थे। वहां सड़क बनाने वाली मशीन भी थी। चारों तरफ तारकोल की तेज दुर्गंध फैली हुई थी। तभी न जाने किधर से एक ठिगना मोटा और ढीले ढाले कपड़ों वाला आदमी निकल आया। उसने खाली पतलून पहन रखी थी और उसकी शर्ट पसीने से भीगी हुई थी। हेलो कर्नल, उसने कहा। कहो, कैसा चल रहा है टिम? कर्नल ने पूछा। सचमुच करिश्मा कर्नल, लड़कों ने आज सुबह 30 वृक्ष काट गिराए। हम अभी कुछ देर पहले ही उनको यहां से हटा पाए हैं। ओल्सन मेरी ओर मुड़ा। जैक, टिम ओ ब्रेन से मिलो। तुम दोनों को मिलकर काम करना है। टिम, यह जैक क्रेन है। जब कर्नल बोल रहा था, मैं ओब्रेन को ध्यान से देख रहा था। वह एक 45 वर्ष का हट्टा कट्टा व्यक्ति था। गंजे सर वाले ओब्रेन के नए नक्श साधारण थे और उसकी नीली आंखें एकदम शांत थीं। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर विश्वास किया जा सकता था। उसने मुझसे हाथ मिलाया। ओल्सन ने बेचैनी से अपनी घड़ी की ओर देखा। टिम, इसे केबिन और जीप दे देना, उसने कहा। बहुत करीब से आती तेज विस्फोट की आवाज से मैं उछल पड़ा। हम लोग चट्टानों को बारूद से उड़ा रहे हैं, उसने कहा। ओल्सन ने मेरा हाथ थपथपाया। जैक, मैं जा रहा हूं। 3 दिन बाद मैं तुमसे मिलूंगा। अब टिम तुम्हारा ख्याल रखेगा। वह मुड़ा और अपनी कार की ओर चल पड़ा। वो ब्रेन ने अपनी घड़ी देखी और मुझसे कहा, मिस्टर क्रेन, मैं अभी 10 मिनट में आता हूं। ओ ब्रेन चला गया और मैं वहां बुत्त की तरह खड़ा रहा। यहां पर काम घड़ी की सुइयों के साथ चल रहा था। 200 गज रनवे की सड़क बन चुकी थी। चट्टानें बारूद से उड़ाई जा रही थीं और 10 बुलडोजर लगातार काम कर रहे थे। इसी गति से काम होता रहा तो 3 की जगह 2 महीने में ही काम पूरा हो जाएगा। तब मैं यहां क्या करने आया हूं? मैंने अपने आप से पूछा। मैं तेज धूप में प्रतीक्षा करता खड़ा रहा। तभी मुझे तेज सीटी की आवाज सुनाई दी। काम कर रहे लोगों ने फावड़े रख दिए और हाथों में खाने पीने का सामान लिए हुए चल दिए। उनके लंच का समय था। ओ ब्रेन खुली हुई जीप में मेरे पास आया। आओ मिस्टर क्रेन, तुम्हें तुम्हारे केबिन पर छोड़ दूं। तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर मेरे साथ नाश्ता करना। मेरा केबिन ठीक तुम्हारे केबिन के बगल में है। बहुत अच्छा, मैंने कहा और उसकी बगल में बैठ गया। सुनो टिम, तुम मुझे सिर्फ जैक कहो। उसने मुझे देखा और फिर स्वीकृति में अपनी गर्दन हिला दी। उसने रनवे से नीचे की ओर तेजी से गाड़ी दौड़ा दी। कंट्रोल टावर के पास पंक्तिबद्ध कई कैबिन बने हुए थे। उसने जीप रोकी और उतरकर केबिन नंबर 5 की ओर चल पड़ा। यह तुम्हारा है। नंबर 6 मेरा है। आधे घंटे में तैयार होकर मेरे केबिन में आ जाना। ओके, उसने कहा और अपने केबिन में घुस गया। अपना बैग हाथ में उठाए हुए मैंने अपने केबिन का दरवाजा खोला। कमरा वातानुकूलित था। मैंने सुख की सांस ली। सुख के सारे साधन मौजूद थे। 4 आराम कुर्सियां, खाने पीने की चीजों से पूरा भरा हुआ फ्रिज टीवी, किताबों से भरी हुई बुक शेल्फ, कीमती कालीन, स्टीरियो और रेडियो सेट। इस कमरे के बगल में बेडरूम था, जिसमें डबल बेड, दीवार में बनी हुई गुप्त अलमारी, टेबल, नाइट लैंप, सब कुछ था। कमरे के साथ सारी सुविधाओं से परिपूर्ण बाथरूम था। मैंने नहाकर शेव की और आधी बांह की शर्ट और पजामा पहन लिया। मेरी इच्छा हुई कि मैं कुछ पीऊं, लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया। मैंने एक सिगरेट सुलगा ली। ठीक 12:30 पर मैंने केबिन नंबर 6 का दरवाजा खटखटाया। ओ ब्रेन पहले से कम पसीने में भीगा नजर आया, लेकिन उसने कपड़े वहीं पहन रखे थे। उसने मुझे अंदर बुला लिया। अंदर भुने हुए प्याज की खुशबू फैली हुई थी। मेरे मुंह में पानी भर आया। लंच बस अभी तैयार हुआ जाता है, तुम क्या पियोगे? उसने पूछा। कुछ नहीं धन्यवाद,
मैंने कहा और एक आराम कुर्सी पर बैठ गया। एक लड़की हरे रंग का ब्लाउज और हरे रंग की टाइट पैंट पहने हुए आई। उसके हाथ में ट्रे थी। उसने फुर्ती से टेबल पर प्लेट सजाई और चली गई। हम दोनों ने खाना शुरू किया। खाना बहुत स्वादिष्ट और नफीस किस्म का था। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। यहां पर सारी चीजें टॉप क्लास की मिलेंगे, ओब्रेन ने मेरी ओर देखते हुए कहा। आखिर हम एसेक्स के लिए काम कर रहे हैं। मैंने उसकी ओर देखा और फिर कुछ देर मौन छाया रहा। हम चुपचाप खाते रहे। ओल्सन और तुम दोनों वियतनाम में साथ साथ थे। हाँ, वो मेरा बॉस था। मैंने भुने हुए मांस के स्लाइस का पीस काटा, उस पर मक्खन लगाया और धीरे धीरे चबाने लगा। तुमको रनवे के बारे में तो बहुत अच्छी जानकारी होगी। उसकी शांत सरल नीली आंखें मेरी आंखों में झांक रही थीं। मैंने भी उसकी आंखों में एकटक देखते हुए कहा, मैं एक एरो इंजीनियर हूं। कितने ही प्रकार के जहाजों के कलपुर्जों की मुझे जानकारी है, पर रनवे किस प्रकार बनाया जाता है मुझे नहीं मालूम। उसने हल्के से सिर हिलाया और स्लाइस पर मक्खन लगाते हुए कहा, जैक, मैं तुम्हारी स्पष्टवादिता के लिए धन्यवाद देता हूं। ऑल्सन ने मुझे बताया था कि वह इस लाइन में दक्ष एक ऐसे व्यक्ति को ला रहा है जो मेरा भी बॉस होगा। उसे शंका है कि यह रनवे 3 माह के अंदर तैयार नहीं हो सकेगा। उसके मस्तिष्क में एसेक्स के भय का भूत सवार है। जब एक आदमी दूसरे को डराता है तो यह स्वाभाविक है, अपने काम के बारे में चिंता हो जाती है। मुझे सचमुच ओल्सन की ऐसी स्थिति के लिए अफसोस है। वह वास्तव में बहुत परेशान है। मैं एक क्षण के लिए हिचकिचाया, पर तुरंत ही संभला और कहा, मैं उसे 26 माह पूर्व जानता था। उसके बाद अब मैंने उसे पहली बार देखा है। इतने समय में उसमें वाकई बहुत परिवर्तन आ गया है। अच्छा, मैंने तो इस काम को कुछ हफ्ते पूर्व ही अपने हाथ में लिया है। ओ ब्रेन ने खाना समाप्त किया और कुर्सी की पीठ से टिक कर बैठ गया। हाँ, तो जैक, अब तुम ही बताओ, तुम क्या काम करोगे? वैसे मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि रनवे अगले 6 हफ्ते में बनकर तैयार हो जाएगा। मेरे पास काम करने वालों की बहुत अच्छी टीम है। ऑल्सन ने बताया था कि श्रमिकों को लेकर कुछ समस्या है। बिल्कुल भी नहीं। हर एक को अच्छे पैसे मिलते हैं और मैं जानता हूं कि उनसे कैसे काम लिया जाता है। तब मेरे लिए काम ही क्या है? जैसे ही मैंने रनवे पर हो रहे काम को देखा था, मैं समझ गया था कि मेरे लिए यहां कोई काम नहीं है। टिम, मैं तुम्हें एक बेवकूफी से भरी बात बताता हूं। ऑल्सन मुझे इस काम के लिए बहुत सारा पैसा दे रहा है और वह भी अपनी जेब से नहीं, किसी और के द्वारा दिलवाएगा। काम क्या है तुम देख ही रहे हो, मतलब यह है कि कुछ काम भी नहीं है। ब्रेन मुस्कुराने लगा। ठीक है, अगर तुमको पैसा मिल रहा है तो कर्नल जैसा कहता है वैसा करो, क्यों? ठीक है ना? मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ बाहर का एक चक्कर लगा सकता हूं? हाँ, हाँ क्यों नहीं, उसने अपनी घड़ी देखी। वह मुझे पुनः उसी स्थान पर ले गया जहां पर काम चल रहा था। वह जीप से उतरा और बोला, जैक, तुम जीप से जा सकते हो। आज दोपहर को मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। काम जोरों से चल रहा था। जमीन बराबर की जा रही थी। मैंने जीप नीचे जंगल की ओर दौड़ा दी। वहां पहुंचकर मैंने जीप रोकी और उतरकर पैदल ही चल पड़ा। 50 के करीब निगरो बिजली के आरों से पेड़ों को गिरा रहे थे। उन्होंने मुझे देखा। उनमें से एक कुछ बड़ा और अच्छा दिखने वाला व्यक्ति थोड़ा आगे बढ़ा। उसने मेरे स्वागत में अपना हाथ हिलाया। यहां पर घूमना खतरे से खाली नहीं है भाई। देखो ना, टूटते पेड़ों की कैसी बारिश सी हो रही है, उसने कहा। मैंने जंगल की ओर पीठ की ओर दूसरी ओर चल पड़ा। मैं उस ओर जा पहुंचा जहां बारूद के धमाके हो रहे थे। वहां पर भी मुझसे कहा गया कि यह जगह सुरक्षित नहीं है, अतः मैं यहां से दूर रहूं। चारों तरफ काम बहुत तेजी से चल रहा था। उनके पास आदमी, मशीनों और अन्य साधनों की कमी न थी। मैं एक ढलान से उतरकर नीचे पहुंचा। वहां पर एक झरना बह रहा था। पास ही एक चट्टान थी। मैंने उस पर बैठकर एक सिगरेट सुलगाई और अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। यहां पर मेरे लिए कुछ भी काम नहीं है। तब क्यों ओल्सन ने मुझे यहां बुलाया? वह किस लिए मुझे इतना पैसा दे रहा है? एक क्षण के लिए मेरे मस्तिष्क में यह विचार कौंधा कि मैं वापस अपने घर लौट जाऊं और ओल्सन के लिए एक पत्र छोड़ जाऊं। किंतु मैंने तुरंत अपना विचार बदला और ओल्सन के आने तक उसकी प्रतीक्षा करने का फैसला किया। इसके साथ ही मैंने रनवे की एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का निश्चय भी किया। जहां टिम काम कर रहा था, मैं वहां जा पहुंचा। वह मुझे देखते ही मेरे करीब आ गया।
देखो टिम, मैंने कहा रनवे 6 हफ्ते में बन जाना चाहिए, लेकिन जिस गति से काम हो रहा है उस हिसाब से यह 5 हफ्ते में तैयार हो जाएगा। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया। मुझे जो पैसा प्राप्त होगा उसके लिए मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। क्या मैं तुम्हारे रिकॉर्ड देख सकता हूं? हाँ। क्यों नहीं, तुम मेरे केबिन में जाओ। वहां मेरे डेस्क के बाएं हाथ की सबसे ऊपर ड्रॉर में तुमको सब कुछ मिल जाएगा। ओके। अब रात को मुलाकात होगी। मेरी तरफ देखते हुए वह मुस्कुराया, धीमे से मेरी बाह थपथपाई और फिर से अपने काम में जुट गया। मैंने जैसे ही ओब्रेन के वातानुकूलित केबिन का दरवाजा खोला, एक गोरी लड़की को आराम कुर्सी पर पड़े देखा। उसने लाल स्ट्रेच पैंट और सफेद ब्लाउज पहन रखा था। उसके सिल्क के ब्लाउज में उसके सुडोल और भारी स्तन साफ दिखाई दे रहे थे। उसके कंधों तक झूलते सुनहरी बाल बहुत सुंदर थे। उसका चेहरा लंबा और आंख हरी थी। उसकी उम्र लगभग 25 वर्ष की होगी। वह बहुत सेक्सी नजर आती थी। शायद कई सालों बाद मुझे ऐसी लड़की दिखाई दी थी और वह मुस्कुराई और उसने कहा, क्या टिम को देख रहे हो? मैं अंदर कमरे में घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। वह बाहर काम पर गया हुआ है। ओहो हो, मैं भी उससे मिलने आई थी। तुम कौन हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा। जैक क्रेन। मैं इस रनवे का नया सुपरवाइजर हूं। और तुम्हारा परिचय? मैं पैम ओसबोर्न हूं और यहां एयर होस्टेस के पद पर हूं। हमने एक दूसरे की ओर देखा। बहुत खूब, अच्छा मिस ऑसबोर्न, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। यहाँ इस एयरपोर्ट पर जिंदगी कुछ सुनी सुनी सी है। मैं टिम के साथ कुछ गपशप करने चली आई थी। मुझे उसकी बातों में विश्वास नहीं आया। मुझे पूरा भरोसा था कि यह बात उसे मालूम होगी कि इस समय टिम अपने काम पर गया होता है। फिर से मैं चौकन्ना हो गया। मैं समझ गया, यहां बैठकर यह लड़की मेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन क्यों? मैंने डेस्क से बाएं हाथ के सबसे ऊपर के ड्रॉर को खोलकर एक काले चमड़े की भारी भरकम फाइल निकाली। मुझे कुछ काम करना है, मैंने कहा। वह हंसने लगी। हमने एक दूसरे की ओर देखा। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, बगल में ही मेरा कैबिन है, तो आओ हम वहां चले। मैं फिर झिझका, लेकिन उसके देखने का अंदाज कुछ ऐसा था कि मैंने फाइल वापस ड्रॉर में रख दी। जैसे ही मैं वहां से आगे बढ़ा, वह कुर्सी छोड़कर उठ खड़ी हुई और मेरे करीब आ गई। मैंने उसे अपनी बाहों के घेरे में बांध लिया। उसके होंठ मेरे होठों से सट गए और हमारी सांसें गर्म होने लगीं। मेरी सारी परेशानी, भय जैसे पल भर में गायब हो गया। मैं उसे ओब्रेन के केबिन से खींचकर अपने केबिन में ले आया। तुम तो सचमुच कमाल के आदमी हो, उसने मेरी ओर मस्ती से देखते हुए कहा। लंबे चौड़े पलंग पर मेरी बगल में पड़ी हुई वह एक खूबसूरत चमकीली बिल्ली जैसी नजर आ रही थी। दिमाग फिर से चौकन्ना हो गया। क्या यह संयोग है? तुम तो ओब्रेन से मिलने आई थी। तुम क्या सोचते हो? मैं उस जैसे पसीने बहाते मोटे आदमी से मिलने आई थी। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, पर मेरी जैसी लड़की उसके लिए नहीं है। मैं जिससे मिलने आई थी वह मुझे मिल गया। क्या ओल्सन तुमसे यह सब पा सका? उसके चेहरे पर एक पल के लिए उदासी छा गई। बर्नी, तुम्हें नहीं मालूम उसके साथ क्या हुआ। उसकी जांघ में लगी गोली ने उसे नाकाम कर दिया। बेचारा बर्नी, वह ज्यादा दिन इस काम में टिका नहीं रह सकता। यह सुनकर मुझे धक्का लगा। वियतनाम में उसे गोली लगी थी, यह मुझे मालूम था, लेकिन उसका इतना भयंकर परिणाम होगा, इससे मैं अनजान था। मैं समझ गया वह क्यों अपनी नौकरी के बारे में इतना चिंतित था। मुझे नहीं मालूम था। वह सचमुच एक शानदार आदमी है, पैम ने कहा। उसने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था। वह तुम्हारी बेहद तारीफ करता है। उसे सच में तुम्हारी जरूरत है, जैक। लेकिन काम क्या है? काम जो भी हो, तुम यहां रहोगे ना, जैक? बोलो। लेकिन कोई काम ना होने पर मैं यहां कितने दिन रह सकूंगा? बेबी टिम रनवे के काम को बहुत अच्छी तरह चला रहा है। बर्नी चाहता है कि तुम उस पर निगाह रखो। बर्नी ने और तुमको क्या क्या बताया है? बस यही कि वह चाहता है कि तुम उसके साथ काम करो। क्या बर्नी को तुम पर बहुत विश्वास है? हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो। एक समय था जब यहां से कोई उड़ान नहीं होती थी। एसेक्स के पास कोई विमान नहीं था, तब भी हम दोनों साथ काम करते थे। तुम्हारा मतलब कहीं यह तो नहीं है कि वह जो मुझे पैसा देगा वह इसलिए देगा कि मैं उसके साथ रहूं? यह बात उस पर छोड़ो। मुझे आशा है कि तुम उसका साथ अवश्य दोगे। मौत आई हीरे लाई का पहला भाग यहां खत्म होता है। आपको यह कैसा लगा अपनी राय कमेंट में बताना मत भूलिए। और आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। जल्दी ही इसके और भाग भी लाए जाएंगे।
फिर मिलते हैं। बाय।